चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज 11th का हमारा नया चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। क्लास 11th कक्षा 11 की बायोलॉजी में आज हमारा नया चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। न्यू चैप्टर क्लास 11th। न्यू चैप्टर क्लास 11th सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक, ये आज का हमारा चैप्टर है। तो कोशिका सेल क्या होती है? तो सेल तो आप जानते हैं कि व्हाट इज अ सेल। सेक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। सेल, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कि सेल क्या होती है। जो सेल होती है वह किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। सेल कोशिका ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। और हमारा जो सेल होता है वो ट्रिलियंस ऑफ या असंख्य सेल से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, ठीक। और फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। ठीक। कहीं थोड़ा बहुत अगर हिंदी में मिस्टेक हो तो बहुत वो मतलब वो ना लेना, क्योंकि जो हिंदी के वर्ड हैं वो शायद आपको आगे ना पढ़ना पड़े। किसी भी ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। और जो ह्यूमन का जो ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो असंख्य प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, अब बात आती है कि सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीज़न क्या है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। क्या सेल साइकिल है और क्या सेल डिवीज़न है? तो जैसे कि मान लो ये एक सेल है हमारी, ठीक। अब इस सेल में ये हमारी सेल है और इस सेल में अपने आप को सेल ये बढ़ाएगी, यानी कि इसका आकार बड़ा होगा। जब इसका आकार ये बड़ा होगा, ये इसका आकार बड़ा हुआ, ठीक। ये जो इसके अंदर है ये इसका होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, ठीक। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो सेल है, जो इसके अंदर सेल है, ये इन्होंने अपनी साइज़ को बढ़ा लिया। इसका साइज़ बड़ा हो गया तो इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ कहते हैं तो इससे ये कहा जाता है ग्रोथ फेज़। ये ग्रोथ हुई। अब ग्रोथ होने के बाद में ये सेल फिर अपने आप को डिवाइड करेगी, तो इससे एक नई सेल बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन यहाँ पे हुआ। कोशिका विभाजित हो गई, कोशिका दो भागों में बट गई।
अब बात आती है यहाँ पे सेल ये क्यों बटी, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक। अब न्यूक्लियस के अंदर जो ये तरल पदार्थ भरा हुआ, ये तरल पदार्थ, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म बढ़ गया लेकिन न्यूक्लियस उतना ही बढ़ा, यानी कि न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्म, एन से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये मान लो इक्वल टू जैसे 1 है, और यहाँ पे मान लो जैसे कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है ये लेस देन 1 हो गया, यानी कि साइटोप्लाज्म जब नीचे वाली संख्या बढ़ जाती है तो ये ऊपर वाली ऑटोमेटिक छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की संख्या बढ़ गई, तो ये जब साइटोप्लाज्म यहाँ पे जब ये बढ़ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो सेल का जो बॉस होता है उसे डीएनए कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस कहेगा देखो भाई अब सेल मेरे कंट्रोल में नहीं रह रही है। अगर सेल मेरे कंट्रोल में नहीं रह रही तो यहाँ पे डिवीज़न करा देगा, ये डिवाइड करा देगा, यहाँ पे इसका डिवीज़न हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिवीज़न क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए ये सेल डिवाइड कर जाएगी, इसलिए सेल डिवाइड कर जाएगी। अब डिवाइड होने के बाद में ये सेल फिर से अपना आकार बढ़ाएगी, अपना साइज जो है वो फिर से इंक्रीज़ करेगी, फिर से इसका साइज जो है वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे साइज इसका इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ होने के बाद में ये फिर से सेल 2 भागों में डिवाइड कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि एक सेल है वो अपने आकार को बढ़ाती है, फिर वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद में ये फिर अपने आप को बढ़ाती है और ये फिर डिवाइड कर जाती है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो हुआ है वो डिवीज़न हुआ है, और ये डिवीज़न हुआ है, ठीक। अब बात आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं इंटरफेज, इसको कहते हैं इंटरफेज। क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो अपने आप के शरीर को बढ़ाती है, बढ़ाने से छोटी से बड़ी होने तक की जो फेज़ होती है इसको इंटरफेज कहते हैं, और जो ये सेल यहाँ से बड़ी होकर ये आगे डिवाइड होती है इसको कहते हैं माइटोटिक फेज़, या इसको एम फेज़ भी कहा जाता है, ठीक। जो भी हिंदी के वर्ड आपको जानना है वो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा हिंदी जान के आपका कोई काम नहीं आने वाला है। इसको इंटरफेस कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरफेस, ये इसका एम फेज़ होता है। सबसे ज़्यादा सेल साइकिल का जो टाइम होता है वो अपने आप को बड़ा करने में लगता है। तो पूरी सेल साइकिल का 95% टाइम जो होता है वो इंटरफेज में लग जाता है, और 5% से भी कम समय में माइटोटिक फेज़ या एम फेज़ में होता। आप ऐसे समझ लीजिएगा कोई एक जो परिवार होता है उस परिवार को बड़ा करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब उस परिवार को डिवीज़न करना होता है या टुकड़ों में तोड़ना होता है बहुत कम समय लगता है। कहते हैं ना, किसी को अपना बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है, बट अपने को पराया करने या अपने से दूर करने में बहुत चंद लम्हे लगते हैं। तो ऐसा यही पूरा काम यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? ये हमारी सेल है, एक बड़ी सेल में बड़ी सेल हुई, बड़ी होने के बाद में इसका डिवीज़न हो गया, और डिवीज़न होने के बाद में फिर से सेल बनी, फिर आगे डिवीज़न कर गया। अब आप यहाँ पे ये जान लीजिएगा कि इंटरफेज़ में भी कुछ फेज़ होती हैं। ऐसे ही नहीं कोई परिवार बड़ा हो जाता है, उस परिवार को बड़ा करने वाले भी कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ उसमें काम होते हैं, तब वो सेल बड़ी हो पाती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी फेजेस होंगे इंटरफेज़ के अंदर? तो इसके अंदर G1 फेज होगी, एंड G1 फेज होगी, फिर S फेज होगी, देन G2 फेज होगी, और ये यहाँ पे हमारा M फेज हो जाएगी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में मान लो नीट में आप नीट का एग्ज़ाम देने गए
और वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल साइकिल की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल साइकिल की ग्रोथ फेज में या इंटरफेज में कितनी सब फेजेस होती हैं, कितनी और कौन सी सब फेज होती हैं। अब मान लो कि उसने आंसर मतलब ऑप्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम आपको थ्योरेटिकल बेस करा रहे हैं, इतना लेंदी नहीं पूछेगा। वहाँ पे पूछेगा कितनी, तो नंबर बताना होगा, कौन सी तो ये बताना होगा। अब आपको आंसर में क्या लिखना है, ये बहुत सरल सिंपल सवाल नीट में पूछता है। अब पूछा कितनी होंगी, तो यहाँ पे देख लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये G1 SG2, ठीक। और यहाँ पे इंटरफेज पूछा है, पूरी सेल साइकिल या पूरी इंटरफेज, यहाँ पे ये खुद डिफाइन कर रहे हैं इंटरफेज। आप ऐसे गोला मार लीजिएगा, इंटरफेज या ग्रोथ फेज, तो यहाँ पे केवल 3 होती हैं, और तुमसे अगर ये दोनों ना लिखे हों, ये ना लिखा हो, तो अब आपको आंसर 4 मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। अब पूछ ले कौन सी होती हैं, तो आप ऐसे ब्रैकेट कीजिएगा, यहाँ पे लिखे G1 SG2। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि सेल साइकिल में, दूसरा क्वेश्चन ये पूछे, नीट ही का क्वेश्चन है, बोर्ड का भी मान लो, कि सेल साइकिल में कितनी फेजेस हैं और उनको क्रम में अरेंज कीजिए, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग या कुछ भी क्या बोल सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखती है, या उनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ये मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया में कितनी फेजेस हैं। अब पूछा सेल साइकिल में कितनी फेजेस हैं, तो अब यहाँ पे आपको आंसर 4 लिखना होगा, क्योंकि 1 2 3 और 1 4 ये कहाँ पे होती है, माइटोटिक फेज। यहाँ पे सेल साइकिल इसने बोला है ना, तो यहाँ पे इन्होंने एम फेज बोला ना, या तो यहाँ पे इन्होंने इंटरफेज बोला, पूरी बोला, तो आप आंसर यहाँ पे लिखिएगा 4 होती हैं। अब क्रम में बोला है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी G1 फेज, उसके बाद में क्या होगी S फेज, उसके बाद में क्या होगी G2 फेज, और सबसे बाद में क्या होगी M फेज। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा, इनमें लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल बड़ी हो रही है, 95% पूरी सेल साइकिल का लगेगा, और माइटोटिक फेज में लेस देन 5% टाइम लगता है। कोई परिवार बड़ा करने में बहुत समय लगता है, बल्कि उसको डिवाइड करने में बहुत कम समय लगता है। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एक पूरा सेल का बेसिक दिया हुआ है, आप इतना नोट कर लें। आप नोट कर चुके होंगे, तो इसको हम आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, आपको लिखा देते हैं। आप आशा करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, ठीक। साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहिएगा। अब आप लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा ग्रोथ फेज या इंटरफेज, इसको बोल सकते हो वृद्धि अवस्था। हिंदी में बेटा ये अपने हिसाब से हिंदी लिखी जाती है, अपने हिसाब से, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हिंदी लिखी जाती है। ग्रोथ फेज क्या होती है, एक सेल, एक नॉर्मल सेल जब अपने साइटोप्लाज्म में वृद्धि करती है,
में वृद्धि करती है, में वृद्धि करती है तो उस अवस्था या फेज़ को ग्रोथ फेज़ कहते हैं, ग्रोथ फेज़ कहते हैं। आप एक मान लीजिएगा कि हिंदी में थोड़ी बहुत अगर त्रुटि हो रही है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो आपसे एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछेगा, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो उसको ग्रोथ फेज़ कहते हैं। अब बात आती है, आप हेडिंग नंबर 2 डालिएगा और वहाँ पे लिखिएगा एम फेज़ या माइटोटिक फेज़, ठीक। अब यहाँ पे हिंदी में क्या डालोगे? हिंदी में आप डालो विभाजन अवस्था, ठीक। कुछ भी लिख ले तो लिख लो विभाजन अवस्था, ठीक। जब बड़ी सेल या जब जो सेल आप ऐसे लिखो, जो सेल अभी बताया नहीं था, सब उसको देख के लिखना है। जो बड़ी सेल अपने साइटोप्लाज्म के जो रेशियो होता है उसको इक्वल करने के लिए विभाजित होती है, तो उसी को एम फेज़ कहते हैं। जब बड़ी सेल अपने साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करने के लिए डिवाइड करती है। उस अवस्था को एम फेज़ माइटोटिक फेज़ या विभाजन अवस्था कहते हैं। ये हमारा है पूरा विभाजन अवस्था कहते हैं, ठीक। ये हमने पूरा आपको लिखा दिया। अब हम आपको बहुत ही कम समय में फिर से एक बार रिवाइज़ करा रहे हैं कि जैसे ये हमारी एक सेल है, सेल के बाद इसने अपनी ग्रोथ कराई, क्या हुई? इसमें हुई ग्रोथ, ठीक। ग्रोथ फेज़, ठीक, या इंटरफेज़। आप थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं कि आपको हर क्लास के बाद में ऐसे ही रिवाइज़ कराएंगे। ग्रोथ फेज़ हुई, ये सेल बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद में ये अपना साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बॉस कहता है देखो भाई ज़्यादा साइटोप्लाज्म बढ़ाओगे तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ पे नॉर्मली बोला जाता है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सेल फिर से डिवाइड कर जाएगी और यहाँ पे ये हुआ, और इसको कहते हैं माइटोटिक फेज़, ठीक। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। यहाँ तक एक सेल साइकिल है, यहाँ तक ये सेल साइकिल अभी आगे से फिर वही काम करेगी, फिर उसके बाद आगे काम करेगी। तो यह इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में कल फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।